Today, we shall get an idea about our first lesson, our first chapter in CBSE class 11. The chapter is related to basic concepts in chemistry. Now, the topic given here appears to be very simple, and actually, that forms the starting point for our studies, subsequent studies. And the main objective of our scientists and researchers have been to explore universe, the secrets of universe, confidentialities of universe. ये जो आज हम वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे हैं वो क्लास 11 के चैप्टर 1 के विषय के बारे में है। इसमें यद्यपि बहुत ही मामूली टॉपिक्स हैं और वो सीधे से उनका संबंध किसी वैज्ञानिक का अध्ययन, शुरुआती अध्ययन से संबंधित है। वो कोई भी वैज्ञानिक क्या अध्ययन करता है? यूनिवर्स के जो रहस्य हैं उनको छानबीन करके एक्सपोज करता है, वो सामने रखता है। और इसीलिए ये पहला चैप्टर जो आपके क्लास में है, क्लास 11 में, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। अब हम देखें, लेट अस सी व्हाट इज देयर टू बी स्टडीड फॉर अस। द टॉपिक्स आर वेरी सिंपल। वी स्टार्ट विद व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, या अंग्रेजी में उसको यूनिवर्स बोलते हैं, यूनिवर्स के बारे में कोई भी वैज्ञानिक हमेशा प्रयत्नशील रहा है उसके रहस्यों को जानने के बारे में। और हम लोग केमिस्ट्री जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए, चाहे वो फिजिक्स का विद्वान हो या केमिस्ट्री का ज्ञाता हो, he may be an expert in chemistry, he may be a physicist, or even he may be a biologist. He is just exploring the mysteries of universe. इस ब्रह्मांड में क्या रहस्य है, क्या हो रहा है, उसी का उसको अध्ययन करना पड़ता है, उसी के बारे में वो रिसर्च करता है और उसी के बारे में वो कुछ विशेष बातें जो उसको प्राप्त होती हैं वो बताता है। लिहाजा अब हम ये जाने कि व्हाट इज यूनिवर्स, और तब हम आगे उसके बारे में और ब्यौरेवार पढ़ें। यूनिवर्स को कई तरह से हम लोगों ने समझा है, देखा है और उसका व्याख्या भी की है। We have defined it, we have explained it in a number of ways. But in a general sense, मामूली तरह से अगर देखा जाए तो यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज एवरीथिंग अराउंड अस, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स आल्सो। हमको मिला के हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं जिनको कि हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं या सुन सकते हैं, everything around us which can be touched, felt or sensed, that is regarded as a universe. कोई भी ऐसी चीज जिसको हम छू सकें या जिसका हमें अनुभव हो या जिसको हमें ज्ञान हो, उसको हम यूनिवर्स कहेंगे। और उसमें चाहे वो लिविंग मैटर हो चाहे डेड मैटर हो, जीव हो या निर्जीव हो, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, खाली स्थान जो है हमारे चारों तरफ, वैकेंट स्पेस भी है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, यहाँ तक कि समय भी है।
वो सबको मिला करके हम यूनिवर्स बोलते हैं। लिहाजा अब हम ये कहें कि यूनिवर्स का अध्ययन तो बहुत बड़ा है, कहाँ तक उसको हम पढ़ते रहेंगे? और इसीलिए कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट, हम लोगों का एक पढ़ने का या इन्वेस्टिगेट करने का या जांचने का या एग्जामिन करने का अलग तरीका हो। हमने इस यूनिवर्स को 2 भागों में बांटा, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। एक है द्रव्य, मैटर, एंड द अदर इज ऊर्जा, एनर्जी। द्रव्य और ऊर्जा 2 भागों में हमने इसको बांटा और इन्हीं 2 भागों का अलग-अलग प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, जिससे कि यूनिवर्स के बारे में हमें कुछ ज्ञान होता है। काफ़ी ज्ञान हम लोग हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे अभी कुछ भी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा हमें सीखना है, जानना है और रिसर्च करना है। और आगे हमने देखा आइंस्टीन का बहुत प्रख्यात इक्वेशन है, समीकरण है। पहले तो ये माना जाता था कि मैटर अलग है और ऊर्जा अलग है। ऊर्जा एनर्जी अलग है और मैटर अलग। लेकिन आइंस्टीन का एक बहुत ही अच्छा अध्ययन हुआ और जिसको कि उन्होंने, आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है, ये तो आपको मालूम होगा ही, और उन्होंने अपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन से एक्सप्लेन किया, बताया, समझाया। और वो इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। शायद आपको मालूम भी होगा। E means energy, m is mass and c is velocity of light। तो मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, द्रव्य के एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को मास में बदल सकते हैं। और ये प्राय ये परिवर्तन होता भी है रासायनिक समीकरणों में, रासायनिक क्रियाओं में भी हम इसको अध्ययन करें। तो ये द टोटल मास एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और इसीलिए ये निष्कर्ष निकाला गया कि इस विश्व में, ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में मास और एनर्जी मिला करके जितनी भी ऊर्जा है, जो भी पदार्थ है, वो सब फिक्स्ड है, वो बदली नहीं जा सकती। हाँ, मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, और देयर आर मेथड्स फॉर इट। इसलिए अब 2 चीज का जानना हमें जरूरी है, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज एनर्जी। ऊर्जा का अध्ययन हमेशा हम अलग करते हैं और मास का अलग, although both are related, interrelated। और आप आगे हम पढ़ेंगे भी और आपको शायद मालूम भी होगा कि जब भी कभी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। Whenever there is a chemical reaction, there is a energy change। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को भी ऊर्जा के परिवर्तन के साथ हम अध्ययन करते हैं। अभी तो फिलहाल हमें इतना ही मालूम होना चाहिए। आगे इसके बारे में हम और कई चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम अलग-अलग पढ़ेंगे और पूरे डिटेल से जान लेंगे। नाउ अब अगर हमें आगे पढ़ना है तो हमें देखना है मैटर, मास क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज वेट एंड वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन हो और जिसका आयतन भी हो, जो जगह घेरता हो, that is known as matter। The two properties which are common in anything termed as matter are it should occupy space, कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ जगह घेरना चाहिए और उसमें भार भी होना चाहिए। तो in general we say anything which has weight and volume is known as matter। कोई भी चीज है, एक पेन है, कागज है, पेंसिल है, कोई भी चीज है, लकड़ी है, लोहा है, जो भी है, जिसको कि हम देखें और हम देखते हैं कि वो आयतन भी घेरता है, जगह लेता है और उसका कोई वजन भी है, भार भी है।
So such substances are known as matter. इसके विपरीत अगर देखें तो कुछ ऐसा भी है इस यूनिवर्स में जो कि हम फील कहते हैं, रियलाइज करते हैं। गर्मी, आवाज, हीट, लाइट, साउंड, ये जितनी चीजें हैं हम इसको छू नहीं सकते, इसका अनुभव कर सकते हैं। वी कैन फील इट, दैट इज नोन एज एनर्जी। सो मैटर इज एनीथिंग which has weight and volume. Now this matter exists into three forms. हम देखें तो ये जो मैटर है, इस तरह की चीजें तीन विभिन्न प्रकारों में भौतिक आकार में हमें मिलती। They may be solids, they may be liquid, they may be gases. ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। अब ठोस का एक निश्चित शक्ल होती है, शेप होती है, आकार होता है, एंड इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, आयतन की जगह भी घेरता है। जैसे स्टोन, पत्थर, लोहा, लकड़ी, बर्फ का टुकड़ा, या इस तरह के ढेरों, सो मेनी एग्जांपल्स कैन बी गिवन। तो कॉमन सब्सटेंसेस सच एज स्टोन, आयरन एक्सेट्रा, दे आर नोन एज सॉलिड्स। पानी है, वाटर, वाटर बहुत अच्छी चीज है और आप देखते हैं वाटर के तीन रूप हैं। अगर हम बर्फ के रूप में देखें तो वो ठोस है, आइस इज ए सॉलिड, और उसी पानी को अगर हम गर्म कर दें तो हम देखते हैं कि उसकी भाप बनती है, वेपर्स बनती हैं, जो कि गैस है। और जल एक लोअर टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, इट इज ए लिक्विड। सो these three substances, three types of matter are interconvertible. Liquids, water, milk, oil, etc., जिनमें की आयतन तो है लेकिन उनका कोई शक्ल नहीं, इट डजंट हैव ए डेफिनिट शेप। लोहे का एक टुकड़ा आप ले लीजिए, उसका एक खास शेप होगा, बॉल होगा, आयताकार भी हो सकता है या डेफिनेट शेप में होगा। लेकिन अगर आप लिक्विड ले लें, कोई भी वाटर ले लें, तो वाटर आप जिस बर्तन में लेंगे उस बर्तन का वो शेप अडॉप्ट कर लेगा। इट डजंट हैव ए डेफिनेट शेप, माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वॉल्यूम जरूर होगा। गैसेस, गैसेस का तो न तो शेप होता है न वॉल्यूम होता है, ये तो हेल्दी है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप हो जाएगा, उसमें ले जाएगा, शेप ऑफ द कंटेनर। So these are the three important characteristics of solid, liquid and gases. और liquids और gases का जहां तक सवाल है, हम प्रायः देखते हैं उनमें फ्लो करने की, बहने की टेंडेंसी होती है। They have a tendency to slip or move against. Now, therefore, they are also known as fluids. Now, how matters have been classified? आगे और कुछ पढ़ने के पहले, कुछ जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो मैटर है, जिसका कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन रूप हो सकता है, उसको हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। विज्ञान के अध्ययन में, वैज्ञानिक अध्ययन में, in the studies of science, may it be chemistry, physics or any other subject, हम अपने अध्ययन को सुगम बनाते हैं। We make our studies convenient and systematic. Therefore, we classify matter. Matter has been classified into two groups: mixtures and pure substances. Mixture को हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, मिक्स्ड, 2, 3, 4, 5 चीजें मिली हुई, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जो चीजें मिलाई जाती हैं, दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके अवयव कहे जाते हैं हिंदी में।
और ये मिलाई गई चीजें इस प्रकार से होती हैं मिक्सचर में कि वो तो एक रूप हो जाए, जैसे पानी में शक्कर मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, घोल बन जाएगा। और नमक पानी में डालने के बाद हम देखेंगे कि नमक का एक भी पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ता, शक्कर का एक भी कण नहीं दिखाई पड़ता, जब वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। मिश्रण जरूर हो गया और उस पानी के गुण बदल जाते हैं। So that is known as a homogeneous mixture. It is uniform throughout. और भी इसी कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक मिक्सचर ऐसा भी हो सकता है कि उसके अलग अलग कण दिखाई पड़े, जैसे लकड़ी का बुरादा, वुड पाउडर एंड आयरन फाइलिंग्स, सल्फर पाउडर एंड आयरन फाइलिंग्स, लोहे के बारीक कण और लकड़ी के बारीक कण, बुरादा उसको हम बोलते हैं। मिला दीजिए, चाहे भी जितना आप मिक्स करें, दोनों पार्टिकल अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। So that is known as heterogeneous विषम मिक्सचर और सम मिक्सचर। और इसके विपरीत कई चीजें ऐसी हैं जिनको कि हम मिक्सचर नहीं कह सकते। दे आर नोन एज प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, यानी उसमें कोई दूसरी चीज नहीं मिली, तब हम उसको कहेंगे प्योर। और प्योर सब्सटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, देखिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। रसायन शास्त्र में इन्हीं का हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं और मिश्रण तो बनाते ही रहते हैं। So the basic concept here is very necessary. What is homogeneous mixture? What is heterogeneous mixture? And then pure substances are classified into two groups, elements and compounds. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हम कई बार पढ़ चुके हैं और हमने पहले कई वीडियोस में भी बता चुके हैं। In a broader sense, you can say element is something which cannot be broken down into anything simpler than itself. कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने से छोटे हिस्से में न विभक्त हो सके। और आगे हम पढ़ेंगे कि इसका अल्टीमेट पार्टिकल छोटे से छोटा कण परमाणु होता है, एटम होता है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है किसी वीडियो में कि अभी जो हमें मालूम है 118 एलिमेंट्स के नाम मालूम है, हर एक का संकेत, हर एक का एटॉमिक नंबर, हर एक का मास नंबर से हम एलिमेंट्स को पहचानते हैं। और मैंने आपसे और अनेक विद्यार्थियों से कहा था, सुझाव दिया था कि एलिमेंट्स के नाम और उनके एटॉमिक नंबर धीरे धीरे करके याद कर लें। जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतना आप आसान अपने को इस आगे पढ़ने के लिए आसान महसूस करेंगे, आसानी महसूस करेंगे। You will feel convenient. And compounds are formed by the chemical union of two or more elements in simple ratio. Compounds भी शुद्ध होते हैं, वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के रासायनिक संयोग से बनते हैं। उनका अल्टीमेट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है। अब ये एलिमेंट एक से भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम मिल गए, एक ही है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दूसरा एटम भी ऑक्सीजन का है, लेकिन वो किन्हीं खास परिस्थितियों में कंबाइन होकर के O2 बनाता है, ऑक्सीजन गैस। जब हम O2 लिखें तो इसका मतलब होता है कंपाउंड, उसका अल्टीमेट पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल। बहुत ध्यान देने की चीज है और बड़ी मामूली सी चीज, लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि इतना सब होने के बाद भी, इतना सब मालूम होने के बाद भी हम लोग गलती कर देते हैं। जहाँ मॉलिक्यूल लिखना चाहिए वहाँ हम एटम लिखेंगे, जहाँ एटम लिखना है वहाँ मॉलिक्यूल लिखते हैं, और ये एक बड़ी भूल होती है। So pure substances are classified as into elements and compounds. So this classification is very important. और
विद्यार्थियों का जहाँ तक सवाल है, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के भी और शॉर्ट आंसर में भी, कि आइडेंटिफाई which of the following is a homogeneous mixture and a heterogeneous mixture. What are elements and compounds? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की पहचान कीजिए। तो इस तरह के कई सवाल आपको दिए जाते हैं और इसलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भूल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लेट अस सी द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हमने आपसे कहा कि मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो कुछ फर्क तो है, ब्रॉडली स्पीकिंग हमने आपको बता दिया, पहले भी बताया, एक संकेत किया। होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज ए सिंगल फेज सिस्टम एंड हेंस इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। लिक्विड है तो लिक्विड लिक्विड मिला होगा, लिक्विड सॉलिड भी मिला होगा, लिक्विड गैस भी मिली होगी, लेकिन वो एक रूप हो गई, समरूप हो गई, तो सिंगल फेज बोलते हैं। और हेट्रोजेनियस मल्टीफेज, दो तीन चीजें चार चीजें मिली हुई हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी मिक्स्ड देयर, जो कि हम अलग अलग देख सकते हैं। सल्फर पाउडर और लोहे का बुरादा अगर हम मिला दें तो क्या होगा, लोहा अलग दिखाई पड़ेगा और सल्फर अलग दिखाई पड़ेगा। सल्फर पीले रंग का होगा, सल्फर पाउडर, और लोहा काले। और इस प्रकार से कभी मिक्स ही नहीं होगा जब तक कि हम कोई विशेष उसके लिए प्रयास न करें। Of course, we can carry out a reaction between iron and sulfur and get some compound. Then it will not be a mixture. It will be a heterogeneous mixture. So heterogeneous mixture, the components are distinctly visible. Or composition of a homogeneous mixture is uniform throughout. वही कंपोजिशन है, चाहे कहीं से भी आप उठा के देख, एक बूंद ले लीजिए शक्कर के घोल की, कहीं से भी, कितनी बार भी, you will find that the composition is same. और इसमें तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में बिल्कुल विपरीत है। आप एक जगह से उठाएंगे तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स ज्यादा आ जाएं किसी कंपोनेंट के, किसी के कम आ जाएं। So it varies from point to point. Now, in case of homogeneous mixture, you cannot see the different components dissolve. पानी में नमक मिला दिया, नमक कहाँ गया हमें दिखाई नहीं पड़ता, हमें तो लगता है पानी हो गया, पानी जैसा था वैसे ही है, but still the properties of this mixture is not comparable with water. पानी में नमक मिलाने के बाद या शक्कर मिलाने के बाद आप देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। शक्कर का घोल है, आप पी के भी देख सकते हैं, वो मीठा होगा। पानी अगर में नमक मिला है थोड़ा सा नमकीन होगा, एंड लाइक दैट मेनी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग देख सकते हैं। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that the constituents cannot be easily separated. एक बड़ी आसानी से हम उसके अलग अलग कणों को हम निकाल नहीं सकते। There are methods by which we can separate. वो हम आगे पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, रवा बनाना, आसवन करना या पानी उड़ा देना, ये इस तरह के वेपराइजेशन एक्सेट्रा, सब्लिमेशन, इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन ये खास विधियां होमोजेनियस मिक्सचर से उसके कंपोनेंट को अलग कर। और इसमें हेटेरोजेनियस में अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि बड़े बड़े कण हैं, आप उठा के उसको अलग अलग मैकेनिकली बिन सकते हैं। हैंड पिकिंग, प्राय आपने देखा भी होगा कि हम लोग घर में व्हीट बाजार से खरीद के लाते हैं, गेहूं खरीद के लाते हैं, उसमें कुछ अगर गंदगियां हैं हम उसको बिन करके अलग कर सकते हैं। दैट इज हैंड पिकिंग।
अब लोहा और लकड़ी का बुरादा मिला हुआ है, हमें अलग करना है। बहुत आसान विधि मालूम है कि हमें एक मैग्नेट अगर हम उसके पास ले आएंगे तो लोहे का बुरादा उससे चिपक जाएगा मैग्नेट, और लकड़ी का बुरादा रह जाएगा। Wood powder will be separated from iron filings. So like that, this is a simple method. Mechanical are simple methods. So these are 4 points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. अब ये तो बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान रखें। And these are a few examples. Homogeneous mixture example तो बहुत दिए जा सकते हैं, कुछ जो आपको ध्यान देने की बात है वो ये, शुगर सोल्यूशन, सोडा वाटर, विनेगर वाटर। सोडा वाटर हम पीते हैं, क्या है सोडा वाटर? इट इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बोनेटेड वाटर डिसॉल्व्ड इन वाटर। आप सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं या पेप्सी कोला और ये क्या इस तरह के तमाम ये आते हैं एयरेटेड ड्रिंक्स, उनको आप खोलते हैं एकदम से छाप निकलता है, फोम निकलता है। लापरवाही करेंगे तो बड़ी तेजी से बाहर निकल आएगा वो गैस। So that is gas dissolved in a liquid. Air we breathe, हवा जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सांस लेते हैं, it is a mixture of so many gases, mainly oxygen and nitrogen. Then different types of alloys. Alloys यानी मिश्र धातु, solid solid solution, brass, bronze, पीतल, गन मेटल, स्टेनलेस स्टील, ये सब नाम हमको मालूम है, ये भी एलॉयज होते हैं। एक मेटल को पिघला करके दूसरे मेटल को भी पिघला दिया और मिक्स कर दिया। There are methods for it and we prepare it. So that is a solid solid solution, but it is homogeneous. And heterogeneous mixtures, sand and water, water and iron and dust, पानी में तेल मिला दीजिए, कभी नहीं मिक्स होगा, चाहे भी आप जितना मिक्स करें, थोड़ी देर में वो अलग हो जाएगा। मिक्स तो हो गया, हेटेरोजेनियस रहा, बट स्टिल इट इज सेपरेबल। Salt and sand. So like that, these are the different points of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. Now, let us have an idea about the difference between compounds and mixtures. एक बहुत important point है, कंपाउंड में जो कि रासायनिक संयोग से बनता है, दो या दो से अलग पदार्थ मिला करके या वही पदार्थ मिला करके एक फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट आपको समुद्र के जल से भी मिल जाएगा, सुखा करके हम तैयार करते हैं। रॉक्स में भी मिल जाएगा, रॉक सॉल्ट उसको हम बोलते हैं, और हम सिंथेटिकली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। उसमें हमेशा Na और Cl एक फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, नंबर पार्ट्स बाय वेट। एक एटॉमिक भार, परमाणु भार सोडियम का और एक परमाणु भार क्लोरीन का, so that is fixed proportion, 23 भाग सोडियम and 35.5 parts by weight of chlorine. एक एटम सोडियम, एक एटम क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भी मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो तो मिल जाएगा, कोयले को गर्म करो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, and so many methods are there. But it will always contain one atom of carbon and 2 atoms of oxygen. So constituents of the compound are combined in fixed proportion. Composition is invariable, change नहीं हो सकता। और इसमें मिक्सचर में तो वेरिएबल कंपोजिशन, चाहे भी जैसा हम जितना मिला लें। मिक्सचर इज जनरली हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस भी होता है, लेकिन हेटेरोजेनियस बड़ी आसानी से बन जाता है। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनियस, प्योर कंपाउंड है तो एक रूप होगा, इट इज ऑलवेज होमोजेनियस। और एक
बहुत ध्यान देने योग्य बात है, हीट इज evolved or absorbed when compound is formed. रासायनिक अभिक्रियाओं से बनता है कंपाउंड। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था, whenever there is a chemical change, there is a energy change, and this energy change occurs in form of heat. और उसको हम आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मोकेमिस्ट्री में, that is given as delta H, change in enthalpy content. तो ये हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी, हीट या तो निकलेगी या हीट जो है एब्जॉर्ब होगी, शोषण होगा। जैसे अब हम पानी में कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर के हम गर्म करें, यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हीट निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर के एमोनिया बनाते हैं, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्सॉर्ब होती है। सो दिस इज ए कॉमन प्रोसेस। और मिक्सचर बनाने में कोई खास हीट का परिवर्तन नहीं होता, यद्यपि ये जरूर देखा जाता है जब पानी में हम नमक मिलाते हैं, सो देयर इज ए एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, पानी का तापक्रम थोड़ा सा कम हो जाता है, एंडोथर्मिक होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कांस्टेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन द मिक्सचर। मिक्सचर में जो चीज मिलाई गई है उससे उस पर आधारित उसके गुण होते हैं। पानी में अगर आपने नमक मिलाया तो पानी नमकीन ही होगा, मीठा नहीं होगा। That's there. And like this is a simple example. Like that, there may be other properties also which depend upon the constituents or the components which have been mixed. And the properties of the compounds are entirely different. Compounds of a mixture, components of a mixture can be easily separated by mechanical means. अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ, handling, distillation, filtration वगैरह एक सरल मेथड से हम उनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स में जो चीज मिलाई गई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, से बनी है, उसको हम उतनी आसानी से मैकेनिकल तरीके से नहीं निकाल सकते। So that's there. Then next we have to get, I have already told you that the three states of the matter are interconvertible. आपको हमने एक उदाहरण दिया था जल का, पानी का, वाटर का। When you heat water, you get a steam. When you cool water up to, of course, a particular temperature, that water turns into ice, which is a solid. Ice has a shape, which occupies volume. Fixed shape है ice का, and that is true for any matter. The three states of the matter are interconvertible. अब देखिए इस तरह से हम ये, this is a method to represent the conversion. Phase transition is converted. This is also known as phase transition. एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, भौतिक अवस्था में, फिजिकल स्टेट में अगर पदार्थ को हम चेंज करें, परिवर्तित करें, that is known as phase transition. Solid is one phase, liquid is another phase, and gas is another phase. Solid, liquid और गैस के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने पढ़ लिया है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन कैसे चेंज होगा? Normally, when you heat a solid, it turns to a liquid. Half iron, ऊपर वाला, solid on heating turns to a liquid. Of course, इतना गर्म करेंगे कि वो liquid में change हो जाए. It depends upon the nature of the solid. लोहे को हमें बहुत गर्म करना पड़ेगा, आयरन को, over 1500 डिग्री सेल्सियस, तब जाकर के लोहा द्रव में परिवर्तित होगा। लेकिन बर्फ को कम तापक्रम में, बर्फ अगर आप लीजिए तो अपने आप वो पिघलना शुरू हो जाता है। So
देयर इज ए पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड, फेज ट्रांजिशन जिसको हम बोलते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, ये सारे डिटेल्स हमें को धीरे धीरे करके हमको आगे पढ़ना है। लेकिन अभी इस समय आपको इतना जरूर मालूम होना चाहिए, जस्ट एज ए फर्स्ट स्टेप of learning matter details, is that solid on heating turns to a liquid, and the same liquid on heating turns to a gas. And the temperature at which we are required to heat, it depends upon the nature of the substance, nature of the matter. And opposite of it is known as cooling. Cooling में क्या होता है? Heat हम बाहर खींचते हैं, चीज को ठंडा करते हैं। कोई भी चीज ठंडी कब होगी? जब उसका तापक्रम हम बाहर निकालेंगे। The process of removing heat from a substance is known as cooling. पानी 40 डिग्री सेल्सियस पर है, हम धीरे धीरे करके अगर उसका तापक्रम घटाते चले जाएं तो एक खास तापक्रम पर वो बर्फ में चेंज हो जाएगा। एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। कैसे चेंज होगा? एक तरह का इक्विलिब्रियम होता है, फेज ट्रांजिशन होता है, ऑल द डिटेल्स यू शुड गेट इट। सो thus on heating a solid is converted to a liquid. ऐसा तो बहुत ही कम होता है सॉलिड एकदम से गैस में चेंज हो जाए। ऑफ कोर्स किसी किसी केस में होता है, दैट इज नोन एज sublimation, another process. So solid first passes through a phase transition of liquid, and then liquid is changed to a gas. Opposite of this is that of cooling. So thus on heating a solid is usually converted to liquid first, and then further heating it turns to a vapor or gas. Oppositely, through reverse process, gases on cooling turn to liquid, which on further cooling becomes a solid. ये तो बड़ा important phase transition का expression है, which shows that there is an equilibrium established. अब equilibrium क्या होता है, ये सारी details हम आगे पढ़ेंगे. Next, now before we get into anything else, here is a very good tabulation chart given to you regarding the properties, important properties of solid, liquid and gas. इसको आप ठीक से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। वॉल्यूम पहले ही हमें पता है, solids have a definite volume, liquids also have a definite volume, but the gas doesn't have a definite volume. Why? What is the reason for it? ये हमने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है, लेकिन इसके डिटेल्स हमें आगे और पढ़ना है। क्यों डेफिनेट वॉल्यूम होता है? एक्चुअली होता क्या है, देखिए हम आपको बताएं। देयर इज ए इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी पदार्थ आप लेंगे तो उनके कणों में, उनके परमाणुओं में, इनके मॉलिक्यूल्स में एक प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक अणु दूसरे अणु को खींचेगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को खींचेगा। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, बट दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव। ये एक दूसरे के से खींचे रहते हैं, एंड दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड्स में ये फोर्स बहुत ज्यादा होता है, लिहाजा क्या होता है, सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं अधिकतम पास आ जाते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम होता है ये यहाँ पर 7th पॉइंट। लिक्विड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बीच में स्पेस आ जाती है। और गैसेस में तो बहुत ही वीक होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, एक एक पार्टिकल जो है भागने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन भाग नहीं पाते। They are not free to move. Still there is some attraction, although it is very weak. So
ये इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज द गवर्निंग फैक्टर फॉर द थ्री स्टेट्स. ऑफ कोर्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वली इम्पोर्टेंट. इनको ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है या डिस्टेंस एक खास टेम्परेचर और प्रेशर पर भी आधारित है. लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, it will turn to a solid. It will have a definite shape, volume. लिक्विड्स में कम है और गैसेस में तो बहुत ही कम है. डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना. सॉलिड्स में the particles can readily diffuse in liquids. लिक्विड्स में बड़ी आसानी से सॉलिड्स घुल सकते. डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स एंड गैस पार्टिकल्स तो बड़ी आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, बिखर जाते हैं. आप कमरे में एक धूप बत्ती जला दी, पूजा की अगरबत्ती, क्या देखेंगे? थोड़ी देर में कमरे में वो अगरबत्ती की खुशबू आ जाती है. या कैम्फर खोल दीजिए, कपूर की खुशबू आ जाएगी. तो क्यों ऐसा होता है? इट इज बिकॉज द gas liberated or given out by agarbatti spreads uniformly in the hollow space within the room which has air. Similarly, compressibility, solids हैं, आप उसको आसानी से दबा नहीं सकते. compressibility मतलब दबाना, दबाने की ताकत, कितना हम दबा सकते हैं. सॉलिड्स नेग्लिजिबल. लिक्विड्स को भी नहीं हम दबा पाते और गैस को तो हम दबा सकते हैं, में हम बढ़ते हैं. rigidity and fluidity, solids cannot flow. liquids कहीं पर भी अगर थोड़ा सा पानी गिर गया वो अपने आप बहना शुरू कर देता है. Of course it has its own direction, flows readily. और गैस में तो कोई rigidity है नहीं, it spreads and flow very fast. density, अब डेंसिटी तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन है, जैसा हम अभी आगे भी पढ़ेंगे और हमें मालूम भी है. weight divided by volume or mass divided by volume gives the density. Density of solid is high. मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम होता है, इसलिए ज्यादा है. लिक्विड्स का कम है और गैसेस का बहुत कम होता है. इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन very strong and holds constant particles in fixed position. बहुत स्ट्रांग है. मॉलिक्यूल्स या उसके कण इतने पास आ जाते हैं कि एक दूसरे के बहुत पास रहते हैं, उसको आप अलग नहीं कर सकते. That's there. और लिक्विड्स में थोड़ा सा उससे कम होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम है सॉलिड से, लेकिन फिर भी खिंचाव व्यक्त रहता है. और गैस में तो बहुत ही कम रहता है. So this is an important tabulation in order to make you understand the basics of the properties of solids, liquids and gases. ये आप जरा अध्ययन करें और आगे तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स किसी और चैप्टर में धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे. नेक्स्ट we have to get some idea about measurable properties of the matter. What properties are measurable? देखिए, खाली प्रॉपर्टीज को जान करके हमें संतोष नहीं होता. हम उनके गुणों को नापना भी चाहते हैं, मेजर भी करना चाहते हैं. एंड सम प्रॉपर्टीज आर वेरी एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैटर. mass and weight. Mass represents the total content of the matter. मैटर में कितना पदार्थ है, कितना मास है, कंटेंट कितना है, वो पता लगता है.
लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जब कोई भी मास होता है तो उस पर कोई एक बल प्रभावित करता है उसको, एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटी, जिससे कि जिसके कारण कि उसका हम भार नाप सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेट। The gravitational force of Earth has an effect over the mass of the matter, and its quantity is measurable. We can measure it. The weight of the same content in matter depends upon the gravitational force of the Earth, and therefore can vary from one place to the other place. It is because of the variation in Earth's gravitation. अब देखिए, हमको मालूम भी है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अलग अलग होता है। हिल्स में कुछ कम होगा, नीचे आएंगे डाउन द हिल्स तो हिल्स जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ ग्रेविटी भी ज्यादा होती है, तो उस पर आधारित चूंकि ये वेट हम मेजर करते हैं, कंटेंट वही है, मास वही है, लेकिन वेट अलग अलग होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक रेशियो हम लेते हैं। हम हर जगह वेट कितना है ये जानना कोई बहुत जरूरी नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन हम एक रेशियो लिखते हैं, एंड दैट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज यूनिट ऑफ मास ऑन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास का यूनिट ग्राम होता है, किलोग्राम हो सकता है, एंड वॉल्यूम का मीटर हो सकता है, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मिलीलीटर। तो इस तरह से होता है। तो SI unit of density is kg per cubic meter, is written like this। वही चीज है, अगर बहुत छोटा है तो हम kg नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, we use a smaller unit and that is gram, and then we shall use SI unit in milliliter, ग्राम पर मिलीलीटर। और यहीं पर हम आपको बता दें that density is an important characteristic to decide the property of the matter, or there are different units of weight and volume also, जो आपकी टेक्स्ट में दिया हुआ है, पिकोमीटर, नैनोमीटर एंड ऑल दीज नैनोग्राम्स, ये सब आपको याद करना। SI unit of density is very large. Mostly a chemist requires to work with a smaller unit, and that is gram per cubic centimeter or gram per cubic milliliter. ऐसे हम लिखते हैं। So that is there. Then next, another important property is regarding its heat content. ऐसा तो होता ही नहीं है कि किसी मैटर में एनर्जी ना हो। It may be living or dead. There is some form of energy. It is there, and mostly the heat energy is measurable. Heat तो रहेगी, so how to measure this heat? Just as solids can be converted to liquids, liquid to the gas, gas to liquid, and liquid to solid, similarly, different forms of energies are also interconvertible. We know it. Now, temperature measures the intensity of heat content in any matter, any substance. किसी भी सब्सटेंस में कितनी गर्मी है उसको हम टेम्परेचर से मेजर करते हैं। देखिए, टोटल हीट कंटेंट, द यूनिट इज डिफरेंट। कितनी हीट है उसके लिए अलग एक इकाई है, और अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिकॉल करें, तो यू कैन इजीली मेक आउट द अदर यूनिट इज कैलोरी। कैलोरी is also a unit of heat, MST, mass into specific heat into time, into temperature, that multiplied together is the total heat content, and that is measured in calorie.
Similarly, but the intensity of it, गर्मी की तेजी कितनी है, जो भी हीट कंटेंट है, जितने भी कैलोरी हीट है, उसके कारण उसमें कितनी इंटेंसिटी आ गई है, गर्मी में तेजी कितनी आ गई, उसमें कितने द सब्सटेंस हैज बिकम हाउ मच एनर्जेटिक, उसको हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से. एंड देयर आर 3 कॉमन स्केल्स वी यूज. आपको मालूम भी होगा, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड भी उसको हम बोलते थे, अभी तो आजकल हम सेल्सियस बोलते हैं SI यूनिट में. डिग्री सेल्सियस देखो कैसे लिखा, डिग्री सी कैपिटल सी, छोटा नहीं लिखना. डिग्री फ़ारेनहाइट कैपिटल F एंड के केल्विन. ध्यान दीजिए, डिग्रीज केल्विन नहीं होता, इट इज के ओनली, कैपिटल के केल्विन. और ये तीनों यूनिट एक दूसरे से किसी खास समीकरण से रिलेटेड हैं, खास एक्सप्रेशन से. एंड द एक्सप्रेशन इज हियर. द मोस्ट कॉमन यूनिट which we use in our studies in chemistry is Celsius, not Fahrenheit. Fahrenheit तो अब जरा बहुत कम यूज होता है, we use Celsius. But then we get questions where we are required to convert the temperatures from one scale to the other scale, centigrade scale or Celsius scale to Fahrenheit scale, and the conversion is here. Degrees Fahrenheit is equal to 9/5 multiplied by degree Celsius plus 32. और इसी को जरा हम सॉल्व करें तो ये 5.9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो जाएगा. So this relation you need to learn. याद रहना चाहिए ये, क्योंकि कई बार हमको ये कन्वर्शन करना पड़ता है. We are not sure what scale we will be getting the temperature. Okay. So this conversion is necessary. And then there is something like absolute temperature which is given in the Kelvin scale. Now what is that absolute temperature? More details we shall gradually learn in some other chapter, particularly gas, liquid and all that. So that Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15. ये भी एक एक्सप्रेशन है. अगर आपको डिग्री सेल्सियस मालूम है, उसमें 273 जोड़ दीजिए, 0.15. नॉर्मली ऐड भी करते हैं, टू बी वेरी एक्यूरेट यू हैव टू ऐड 273.15 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड यू गेट केल्विन. फिर मैं आपको बताऊं, जब केल्विन लिखना है तो डिग्री के मत लिखिए, छोटा के भी मत लिखिए, कैपिटल के लिखिए. एंड अब आप ध्यान दीजिए, इट इज worth noting that the negative value of temperature is possible in Celsius scale, but in Kelvin scale it is not possible. Kelvin में negative value नहीं होगा, Celsius में हो जाएगा. So that's for today. और इतना अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आगे पढ़ने में हमें बड़ा कन्वीनियंट होगा. We shall be back very soon with some other topic. Okay, please go through it, go in full. आप पूरा इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए. समझ में तो आता है कि अरे ये तो सब पढ़ा हुआ है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं. But still when it comes to me, comes to you or us in form of a practice, we commit mistakes. इसलिए बेसिक कंसेप्ट समझते हुए इसको आप ठीक से पढ़ लें और कोशिश करें, प्रैक्टिस करें. कई क्वेश्चंस आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप उससे सॉल्व करें उसको. और इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू कांटेक्ट मी. प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.